उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसी तमाम पार्टियां अपने जीत के दावे ठोक रही हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद आपका। सर, क्या कुछ मुद्दे लेके आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पिछले बार 2014 में, 2019 में, 2017 में और 2022 में हमारा मुद्दा एक ही रहा है, विकास, विकास और विकास। विकासवाद अब उत्तर प्रदेश की पहचान बने। जातिवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचारवाद, भाई भतीजावाद, इससे ऊपर उठकर प्रगति की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ सके, यही भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना रही है। और उसी में हमने 5 वर्ष काम किया है। चाहे 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात हो, चाहे 6 जगह पर मेट्रो रेल का चलाने का हो, चाहे 14 जगह पर हवाई अड्डों का क्रियाशील करने का हो, 23 हवाई अड्डों की परिकल्पना को साकार करने के प्रस्ताव पारित किए गए हों, 33 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हो, यहाँ पर एम्स, 2 एम्स के साथ 3 सैनिक स्कूलों का निर्माण और 250 माध्यमिक विद्यालय, 78 डिग्री कॉलेज और 12 विश्वविद्यालयों के निर्माण की क्रियाविधि को पूरा करने की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, जो 11 लाख हजार करोड़ की व्यवस्था थी हमारे 2017 में, वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो 22 लाख हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जब हम सत्ता में आए थे तो हमारा 17.4% की बेरोजगारी की दर थी। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 5 साल के बाद, तो ये 4.1 की अर्थव्यवस्था ये बन चुकी है। तो बेरोजगारी की दर हो चुकी है 4.1, 17.4 से घट के 4.1 की बेरोजगारी की दर हो चुकी है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1,61,00,000 के आसपास लगभग ये नवंबर का आंकड़ा है। अब तो बढ़ गया होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लघु उद्योगों के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से रोजगार सृजन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज आईटी हब के रूप में पूरा नोएडा का क्षेत्र बना है। 100 मोबाइल अगर पूरे भारतवर्ष में बन रहे हैं तो 70 मोबाइल आज केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है जेवर, उसकी सारी जो प्रक्रिया है निर्माण की वो प्रारंभ हो चुकी है। और उसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एकदम अलग प्रकार की देखने में आएगी। आज कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। और साथ में जो हमारे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, इन्होंने आज एक दूसरे को जोड़ा है। डिफेंस कॉरिडोर पूरे बुंदेलखंड की अलग परिभाषा लिख रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से काशी का जो काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 3,000 स्क्वायर फीट की जगह 1.5 लाख स्क्वायर फीट का निर्माण, ये सब हमारी विकास की गाथा लिख रहे हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। आज विपक्षी दल जिस प्रकार से प्रचार करने के लिए निकले हैं, जनता इनसे प्रश्न पूछ रही है कि आप 1.5 साल से जो कोरोना का संक्रमण का आपदा चल रहा, उसमें आप कहाँ थे? एक भी विपक्ष का नेता, छोटा या बड़ा, अपने क्षेत्रों में जनता के लिए काम करते हुए नहीं दिखा। आज यही चीजें आई हैं कि बीजेपी के सैकड़ों जो जिलों के पदाधिकारी थे, वो हमारे दिवंगत हुए सेवा की संगठन नाम से काम करते हुए, लोगों के बीच में सेवा भाव करते हुए हमारे 7 एमएलए नहीं रहे, 3 हमारे मिनिस्टर नहीं रहे। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार भी और बीजेपी का संगठन भी काम करता रहा लोगों के बीच में। और कोरोना मैनेजमेंट आज एक बड़े उपलब्धि के रूप में आया है। उत्तर प्रदेश में हमने चुनौती को स्वीकार किया है, जो हमने 90% से ऊपर जो है आज वैक्सीनेशन किया है प्रथम डोज का। ये एक हमारे लिए उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि इसी कारण कोरोना का जो संक्रमण है उसका प्रभाव इस तीसरी लहर में कम आया है। सर, लेकिन आपके जो नीचे मंत्री थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में भी लोग आ रहे हैं, आखिर वो मंत्री क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, अगर 1-2 मंत्री को छोड़ने का आप कारण पूछेंगे,
आप निश्चित रूप पे आप जानते हैं कि बीजेपी परफॉर्मेंस बेस पे आधार पे काम करती है। आपका परफॉर्मेंस है तो आपको अच्छी जगह पे आपका पदस्थापन है और आपका पूरी तरीके से उपयोग है। परफॉर्मेंस जहाँ जिस कार्य के योग होता है वहां पर हम करते हैं। अगर एक दो लोग किसी कारण से जाते हैं और 27 से 28 बड़े नेता और विधायक और एमएलसी कैडर के लोग उनके दल के हमारी तरफ आते हैं तो चर्चा का विषय नहीं है। तकरीबन 12 के आसपास संख्या है सर विधायकों की। उन्होंने के जैसे चौधरी चरण सिंह जी, अजीत सिंह जी, इन लोगों का नाम जाट नेताओं में लिया जाता है। वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का नाम लिया जाता था गुर्जर समुदाय में जी। वो इनका छोड़कर हमारी तरफ आए हैं, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर। जो हमारे वहाँ पे नरेंद्र भाटी जी हैं गुर्जर नेता, वो हमारी तरफ आए हैं। अगर आप देखेंगे इनकी तरफ के बड़े बड़े नेता माननीय चंद्रशेखर जी के पुत्र और चंद्रशेखर जी के भतीजे जो एमएलसी और वो रहे सांसद रहे हमारी तरफ आए हैं। अगर आप देखें तो बड़े से बड़े नेता इनके कांग्रेस का देखें, सपा का देखें, बसपा का देखें, जो बड़े नेताओं में से थे कई बार मंत्री रामवीर उपाध्याय हमारी तरफ आए हैं। अगर आप दलितों में देखें तो तमाम बड़े दलित लोग, यहाँ तक तो कमिश्नर अपनी 10 साल की नौकरी छोड़कर पुलिस के एडिशनल एडीजी और वो बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। आज दलितों में भी हमारी स्वीकारता है, जाटों में भी है, गुजरों में भी है, पिछड़ों में भी है, अपर कास्ट में भी है। आरपीएन सिंह ने भी आपका दामन थामा है। हाँ, सैतवार समाज से है और बड़े कद्दावर नेता आए हैं। तो बीजेपी में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ये एक दो लोग जिनका खुद से जितना संभव नहीं था, जो लोग कुछ लोग ऐसे थे जिनके का खुद से अपने कुछ ग्रीवांसेस रहे होंगे, तो उनको एक दो लोगों को छोड़ दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य खास नाम रहा। नहीं देखिए, जो भी नेता रहे हैं, जाहिर सी बात है जब पार्टी में रहे तो उन्होंने गुणगान किया है जी। और अगर इन जो बड़े नेता या छोटे नेता जिनका भी आप नाम ले रहे होंगे, मैं नहीं जानता, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ जी जी जी, लेकिन इतना जरूर है कि आप इन लोगों के 2 दिन पहले के स्टेटमेंट और भाषण सुनिएगा तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सैकड़ों काम को इन्होंने सभाओं में गिनाते हुए इन्होंने मतलब मैंने सांस नहीं लिया होगा, इतनी ज्यादा जो मैंने ही आपको गिना पा रहा हूँ उतनी योग्यताएं गिनाई थी जी जी 2 दिन पहले ही। तो वो बीजेपी का काम को अच्छा मान रहे हैं और लेकिन अब उनका कुछ अपना व्यक्तिगत रहा होगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूँ जी जी जी। लेकिन बाकी लोग जो हमारे बड़े बड़े आए हैं जी जी जी, आप ये मान लीजिए कि बीजेपी की स्वीकारता कितनी बड़ी है। आज भी रोज लगभग अगर आप ला लें 27 से 28 एमएलए और जो एमएलसी हैं वो प्रेजेंट एमएलए एमएलसी वो ज्वाइन कर चुके हैं। भूतपूर्व आप कहिए तो 50 में से ऊपर उनकी संख्या हो चुकी है। अपर्णा यादव ने भी आपका दामन थामा है। अपर्णा यादव जी तो है, लेकिन 5-7 बार के 7 बार के एमएलए, 6 बार के एमएलए हरमोहन वो जो वहाँ के यादव जी हैं, हरमोहन यादव जी वहाँ के फिरोजाबाद के सर। लेकिन जो अखिलेश यादव हैं खासकर वो कहते हैं कि जो हमने काम किए थे उसका फीता काट रहे हैं बीजेपी वाले। अगर काम किए थे तो काम दिखने चाहिए थे ना। सपना अगर देखा था किसी ने तो सपना तो जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए होना चाहिए था। 15 साल से यही सब लोग हैं सत्ता में, आदरणीय मुलायम सिंह जी के बाद मायावती जी, फिर अखिलेश जी। तो 15 साल से अगर आपने कोई चीज को सोचा था तो आपने पूरा क्यों नहीं किया? अभी लोग उदाहरण देते हैं कि 40 साल पहले चौधरी साहब ने सपना देखा था कि विभिन्न प्रकार की नदियां या नहरों का आपस में लिंक किया जाए, मिलाया जाए। ये बात सही है कि उन्होंने बयान दिया था, लेकिन 40 साल पहले उनका जो सपना था, बाद में सपा, बसपा, माकपा, कांग्रेस ये सब मिलकर केंद्र और प्रदेश में सरकार चलाते रहे। 40 सालों में इन्होंने सपना पूरा क्यों नहीं किया? अब बीजेपी ने उसको पूरा कर दिया तो आप कहते हैं ये तो सपना दूसरे ने देखा था। हाँ ठीक है, आपने चौधरी साहब ने देखा था, आपने उनको पूरा नहीं किया, हमने पूरा किया, तो क्रेडिट हमको जाएगा ना कि आपने सपना देखने के कारण आपको चला जाएगा। नहीं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेट्रो का जिक्र करते हैं अखिलेश यादव। अगर एक आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने की सोचा, लेकिन 1 इंच जमीन क्या आपने एक्वायर किया? क्या 1 रुपया आपने उसके मद में जारी किया? क्या आपने कोई उसका एक्शन प्लान तैयार किया? क्या आपने कोई टेंडर फ्लोट किया? अगर कुछ नहीं किया और केवल सपना देखा
तो ये सपना देखने के कारण तो ये तो हम कह दें कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के आज गिना दें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये आपकी योजना नहीं हुआ। योजना तो उसकी हुई कि आप उसको, हाँ, आगरा एक्सप्रेसवे अधूरा छोड़ के गए थे, हम लोगों ने उसको पूरा किया, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हमने बनवाया। आधा आप बना के गए थे, जबकि आधा हमने बनाया जी। मेट्रो लखनऊ में मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की तैयार हुई थी उस समय, क्योंकि केंद्र सरकार का पैसा था, लेकिन आगे हम लोगों ने पूरा किया। हमने कभी नहीं कहा कि हमने किया, हमने 6 और नई तैयार कर दी, बड़ी लाइन खींच गई। तो आज ये बदला हुआ समय है, विकास की गंगा बही है प्रदेश में, और यही जवाब लोग इनसे पूछते हैं कि आज 4.5 साल में, 5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा क्यों नहीं हुआ। अब आज एक भी दंगा नहीं हुआ और आज शांति व्यवस्था है, अपराधी जेल में है, माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चले हैं और माफियाओं की जमीन पर गरीबों के मकान बने हैं। पहले गरीबों की जमीन पर माफिया मकान बनाते थे। जी, परिवर्तन है ना जी सर। लेकिन अखिलेश यादव, मुख्य मुकाबला अगर देखा जा रहा है तो वो सपा और बीजेपी के बीच है। अखिलेश यादव आप कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, बीजेपी का मुकाबला, देखिए पिछली बार भी यही सब लोग बोल रहे थे, लेकिन बीएसपी की समाजवादी पार्टी से कहीं अधिक सीटें आई थी जी। और पिछले बार भी प्रेस और मीडिया यही कह रहा था कि वो जो है आपने जो है जो कहा उसके अनुसार यहाँ पर सपा और भाजपा का मुकाबला पिछली बार भी लोगों ने कहा, लेकिन बाद में बीएसपी सपा से ज्यादा सीटें, लेकिन वो लोकसभा में भी ज्यादा सीटें पाई। 400 पार कह रहे हैं अखिलेश यादव की, 400 पार हमारी सीटें आएंगी। नहीं, लड़ रहे हैं 340 और पाएंगे 400। या ऐसा अंक गणित हमने कहीं पढ़ा नहीं अभी तक। लड़ेगा जो सीट, उसको अगर 100 के 100% सीटें मिल जाए तब भी 340 ही मिलेंगी। 403 कहाँ से आएंगे? जब आपको 403 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिले हैं तो आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? और कई लोग तो ऐसे हैं जो इनके सहयोगियों के सीट से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए। सर, साथ ही साथ बसपा की बात करें, कांग्रेस प्रियंका गांधी मैदान में है, किससे आप मुख्य मुकाबला समझते हैं? कौन चुनौती है आपके लिए? सपा? बीजेपी के लिए ना कोई चुनौती है, ना बीजेपी का किसी से मुकाबला है। सपा का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस का मुकाबला एमआईएम से है। अब इन चारों में आप सीटों को बंटवारा कर लेंगे, तब भी चारों का जो योग होगा वो 3 अंकों में नहीं होगा और बीजेपी पिछला रिकॉर्ड अपना तोड़ेगी। आपके मुख्यमंत्री हैं, वो 80-20 का जिक्र करते हैं, वो 80-20 क्या है? नहीं, उनका 80% हमको वोट मिलेगा, 20% बाकी लोग मिलेंगे, क्या होगा? 80-20 के मतलब ये है कि जो आपके अभी आंकड़े में आपने जो लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी बहुत बड़े चैनल का एक आंकड़ा आया है कि 84% लोग बीजेपी के कार्यों से या तो अति सहमत हैं या सहमत हैं। सर, 84% लोग जो सहमत हैं, तो उसमें मुस्लिम वर्ग भी, उसमें जो उनका परंपरागत समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, जिसको वोट बैंक मानते हैं, वो भी बीजेपी के साथ आ रहा है। सर, एक चीज और, जो चंद्रशेखर आजाद है भीम आर्मी के, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या चुनौतीपूर्ण होगा? अब उनका नाम लेके आप चुनौती जरूर कह सकते हैं। जनता में ना तो कहीं उनका नाम है, ना कोई उल्लेख करता है। हर आदमी को लड़ने का अधिकार है, कोई भी आके लड़ सकता है और मुख्यमंत्री जी तो अपनी सरजमी पर लड़ रहे हैं और नेता तो जहां एक बार चुनाव लड़ लेते हैं वहां दोबारा चुनाव नहीं लड़ते जी। इस बार अखिलेश यादव भी है मैदान में। हाँ, तो स्वागत है, सब लोगों को मैदान में रहना चाहिए। क्या आप चाहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार करनी है, उन्होंने लगातार जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर एक नारा भी दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या वो चुनाव लड़ेंगी? क्या आपको लगता है लड़ना चाहिए उन्हें? ये उनकी पार्टी तय करेगी। नहीं, आपको लगता है लड़ना चाहिए? अपने स्व घोषणा करा, पहले उनकी स्व घोषणा थी कि वो मुख्यमंत्री के लिए प्रत्याशी बनेंगे। बाद में जब सर्वे आने लगे कि 3 से 4 सीटें मिलने वाली हैं, तो उन्होंने स्वतः से स्व घोषणा को वापस ले लिया जी। मैं उनके बारे में टिप्पणी क्या कर सकता हूँ? हर नेता को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो जैसी बात है उनके पार्टी के लोगों का निर्णय होगा। जिसमें बीजेपी का ना तो कोई ऐसा टेप है, ना बीजेपी का कोई डर है। सर, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे, स्वतंत्र देव सिंह जी वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए क्या होता है, पार्टी अपने नेताओं के कार्यों को बांटती है जी। किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव लड़वाना है।
किसको काम करना है, किसको काम कराना है, और उसके आधार पर लोग काम करते हैं। और अभी कोई घोषणा जब सारी हो जाए, बीजेपी में नेता अपने आप से थोड़ी रखता कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। नहीं, अभी तक जो हमने सुना है कि आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, अभी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं है, और जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करे उसी के अनुसार लोग आचरण करेंगे। सर, यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रही है। आपकी सरकार आने के बाद हमने भी लोगों से कई बार जाना, लोग कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए नजर आए। क्या लगता है, क्या ये कानून व्यवस्था इसी तरह रहेगी या और सशक्त बनाएंगे इसे? आप इतना मैं कह सकता हूँ कि जो बचे खुदे जो माफिया हैं जी, जो उत्तर छोड़ चुके थे, उत्तर प्रदेश चुनाव में फिर से दिखने लगे हैं जी, और कोई ना कोई विपक्षी दलों के प्रत्याशी बनकर या प्रत्याशी का समर्थन बन के काम कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया नाम की चीज जो है वो विलुप्त अवस्था में होगी और कानून का राज यहाँ पर, निष्पक्ष राज्य यहाँ पर स्थापित रहेगा। जी जी जी। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को उठाता रहा है कि अगर बीजेपी ने काम किया होता तो उनके बड़े नेता गली गली जाकर चुनाव प्रचार नहीं करते। उन्होंने अमित शाह का जिक्र किया, राजनाथ सिंह का जिक्र किया। अभी आचार संहिता का पालन न करें तो कहेंगे आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। इनको तो और गर्व करना चाहिए कि बीजेपी का बड़ा नेता भी एक छोटा कार्यकर्ता बन के जनता के द्वार जाता है। जनता जनार्दन ही हमारा आराध्य है और जनता के दरबार में जाना ये किसी के कोई छुपा थोड़ी है, ये तो एक गौरव की बात है। आपने विकास की बात करी, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जातिवाद का मुद्दा हो इस तरह के मुद्दे लेकर आती है, इससे ध्यान भटकाया जाए, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है। बीजेपी जाति के आधार पर नहीं, बीजेपी विकास के आधार पर काम करती है और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। और मैं सब राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा कि बड़े मुश्किल से ये विकास की अवधारणा की तरफ उत्तर प्रदेश की धारा बही है। इसको सांप्रदायिकता के तौर पर, इसको जातिवाद के तौर पर, क्षेत्रवाद के तौर पर निकालकर हमें एक प्रगतिशील उत्तर प्रदेश बनाने की तरफ हमको चलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, ऐसे कोई 5 काम जो आप गिनाना चाहेंगे जो जनता के बीच में भी जा रहे हो, केवल 5 काम कोई ऐसे? शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नकल विहीन परीक्षा के साथ पाठ्यक्रम का परिवर्तन, 250 माध्यमिक, 78 डिग्री और 12 जो है वो विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया, ये पहला हमारा एक अचीवमेंट है। दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थापना, एक भी सांप्रदायिक दंगा न होना। तीसरा, 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाना, उद्योगों का आना और 3 लाख करोड़ के का पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश के उद्योगों में हो जाना। और चौथा है कि कृषि और किसान पर आधारित गन्ना का भुगतान, बकाया का भुगतान करना। खाद्यान्न के, गेहूं और धान की आज तक आजादी के बाद सबसे रिकॉर्ड खरीद साल सरकार के द्वारा करना और उनका समय पर भुगतान करना। पांचवा, कोरोना का मैनेजमेंट का अभूतपूर्व व्यवस्था करना और कोरोना के संक्रमण काल में भी सारे मंत्री और मुख्यमंत्री क्रियाशील रहते हुए वैक्सीनेशन का एक अभियान को पूरा करना। वैक्सीन केंद्र सरकार के द्वारा इजाद करने के बाद रिकॉर्ड समय में अपने वहां के लोगों को लगवाना। सभी 75 जिलों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के प्लांट को लगाकर हॉस्पिटल को खोलना। 35 मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर देना। ये एक बहुत बड़ा काम रहा। यानी हमने शिक्षा में, सुरक्षा में, स्वास्थ्य में और कानून व्यवस्था में और कोरोना मैनेजमेंट में, ये 5 जगह हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। कितनी सीटें ला रहे हैं फिर आप, कुछ आकलन बता दीजिए। रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे और पिछला बीजेपी की जीत का रिकॉर्ड बीजेपी स्वयं तोड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में। और सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को आप मिला लेंगे तो इन तीनों का, बल्कि आम आदमी पार्टी भी है सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में जिनकी स्वीकार्यता है, सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM, इन चारों का योग कर लीजिएगा तो 10 मार्च को इनका योग 3 अंकों में नहीं पहुंचने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो बता रहे थे कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार भाजपा पिछली बार के मुकाबले अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार आपका, धन्यवाद।